अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि वेरियस मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड देयर एक्टिविटीज़। मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितने टाइप के हैं और वो उनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट है मार्केट इंटरमीडिएटरीज। मार्केट इंटरमीडिएटरीज में स्टॉक एक्सचेंज हो गया, NSE BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल्स के थ्रू यहाँ पे स्टॉक्स की लेन देन होती है, और जो भी लेन देन होती है हमें नहीं पता कि हम किसके शेयर ले रहे हैं या हम किसको बेच रहे हैं। बस हमें उस प्राइस पे शेयर मिल जाता है और हम किसी प्राइस पर शेयर बेच देते हैं। और वहाँ पे जो है स्टॉक एक्सचेंज जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट एजेंसीज होती हैं, जो फंड्स होते हैं वो सेटल करने के काम आती हैं। जो शेयर हैं वो डिपॉजिटरीज को जाते हैं, वो अपने अकाउंट्स में होल्ड करते हैं, फिर वो फंड्स क्लियर करते हैं। तो इस तरह का पूरा प्रोसेस है। तो एक हो गया स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक मार्केट प्लेस हो गया। ये मार्केट प्लेस हो गया जहाँ पे बस शेयर आ रहे हैं, शेयर जा रहे हैं। उसके नीचे होते हैं डिपॉजिटरीज। आप मान के चलो डिपॉजिटरीज जहाँ पे सिक्योरिटीज़ होल्ड की जाती हैं, शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड्स, ये सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारी की सारी सिक्योरिटीज़ होल्ड करते हैं। तो जब भी आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका एक डिपॉजिटरी अकाउंट भी खुलता है। ब्रोकर जो है वो एक डिपॉजिटरी अकाउंट खुलवाता है जहाँ पे आपके शेयर और जो सिक्योरिटीज़ है वो होल्ड किए जा सके। ये होते हैं डिपॉजिटरीज़। मार्केट के अंदर जो अकाउंट है आपका, जो भी आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो उसको मेंटेन करने के लिए, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो सिक्योरिटीज़ को लेके, उन सिक्योरिटीज़ को रखने के लिए सिर्फ जो है वो डिपॉजिटरीज़ है। दो मेन डिपॉजिटरीज़ हैं, CDL, SL एंड NSDL। और हम इसके लिए एनुअली पे भी करते हैं, जो कि डिपॉजिटरीज़ चार्जेस लेती हैं अकाउंट मेंटेन करने के लिए। फिर होते हैं डिपॉजिटरीज़ पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरीज़ पार्टिसिपेंट्स मेनली ब्रोकर हाउस होते हैं, जो कि जिसमें आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है वही उनके टच में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जब आप शेयर बेचते हैं, ख़रीदते हैं, तो वो उन्हें इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ ये सिक्योरिटी बिक गई है और ये सिक्योरिटी और ख़रीद ली गई है। तो वो बस अकाउंट मेंटेन करते हैं। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपसे उसका कोई लेना देना ही नहीं है अगर देखा जाए तो। उसके बाद है ट्रेडिंग मेंबर्स। ट्रेडिंग मेंबर्स, आप ये पहले ऐसा होता था कि सब लोगों के पास इतना मोबाइल नहीं था, इतना फैसिलिटी नहीं होती थी कि वो ट्रेड कर पाएँ, कैसे ट्रेड करना है। तो पहले क्या होता था, एक बंदे आपके बिहाफ में कोई ट्रेडिंग कर रहा होता था। एक पर्सन है, उसको आपने बोल दिया कि ये स्टॉक्स ले लेना, और उसने फिर ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो ट्रेडिंग मेंबर्स होते थे, और इस तरह वो पहले मतलब स्टॉक पहले लोग करते थे। अब तो डिजिटल हो गया तो बहुत ही आसान हो गया सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग करना। लेकिन इन ट्रेडिंग मेंबर्स में कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म, कॉर्पोरेट बॉडीज़ हो सकती हैं, कि किसी को आपने फ़ंड ही दे दिया आपने कि आप इस चीज़ को ट्रेड करना है, तो वो फिर अपना ट्रेड करता रहेगा आपके बिहाफ में। तो वो हो जाते थे ट्रेडिंग मेंबर्स। फिर होते हैं ऑथराइज्ड पर्सन। ऑथराइज्ड पर्सन का भी काम यही है, स्टॉक ब्रोकर है। आपको ब्रोकर हाउस भी कई बार स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करा देता है। कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया कि आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करो और आपको जो भी शेयर ख़रीदना है वो आप ख़रीद सकते हो, अगर आपके पास फंड है तो। ऑथराइज्ड पर्सन हो गया। पहले एक सब ब्रोकर भी होता था, फिर सेबी ने सब ब्रोकर का कॉन्सेप्ट 2019 में ख़त्म कर दिया, और सारे सब ब्रोकर को ये बोल दिया था कि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज़ पर द लॉ, सेबी रेगुलेशन के हिसाब से, और अगर वो लॉ के अंडर नहीं आ रहा है तो फिर वो सब ब्रोकर नहीं रहेगा। उसके बाद है कस्टोडियंस। कस्टोडियंस क्या करते हैं कि ये बैंक है, बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के, जो कि सिक्योरिटीज़ उनको सेफ गार्डिंग करने का काम करता है। सेफ गार्डिंग करना है इनके बड़े बड़े जो फंड्स हैं उनको सेफ गार्डिंग का। तो ये 3 तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। एक तो सिक्योरिटी फंड मेंटेन करना, उससे जो बेनिफिट्स हैं उनको कलेक्ट करना, और क्लाइंट्स को इन्फॉर्म करना उनके फ़ंड्स के बारे में कि उनके फ़ंड्स में क्या चल रहा है, उनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए। उसके बाद है क्लियरिंग कॉर्पोरेट्स। क्लियरिंग कॉर्पोरेट्स क्या है कि
जो भी डिपॉजिटरी और बैंक अकाउंट के बीच में जो ट्रांजैक्शंस जो भी काम चल रहा है वो है क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। कि आपने सिक्योरिटी ली या आपने सिक्योरिटी अभी बेच दी, ये जो काम कर रहा है इसका जो सब कुछ मैनेज कर रहा है वो हो गए आपके क्लियरिंग कॉरपोरेशंस। फिर आते हैं क्लियरिंग बैंक, जो सिक्योरिटी ली उस फंड को किस बैंक में ट्रांसफ़र करना है और किस बैंक में से फ़ंड लेना है, वो हो गए क्लियरिंग बैंक्स, जो कि डिपॉजिटरीज़ के साथ टच में रहते हैं। जो बैंक, हमने तो स्टॉक्स ख़रीद लिया प्लेटफॉर्म पे कि हाँ भाई ये स्टॉक्स है, इसको ख़रीदना है, इसको बेचना है, बट इन द एंड जो प्रोसेस है वो स्टॉक्स आपने जब लिया तो वो गया डिपॉजिटरीज़ के पास कि ये स्टॉक्स जो है इस अकाउंट से हटा दो। इसने हटाया ये स्टॉक यहाँ से और दूसरे अकाउंट में डाल दिए कि इस अकाउंट में स्टॉक किसी और ने ले लिया, तो वो हटा दिए। और उस स्टॉक के हटाने के बाद जो वैल्यू जनरेट हुई वो जाके उसने बताया कि ये स्टॉक हट चुके हैं, ये अमाउंट जो है इस अकाउंट में डाल दो बैंक अकाउंट में, तो वो चला गया क्लियरिंग बैंक में। फिर क्लियरिंग बैंक में आपका जो है सारा पैसा आ जाता है। तो इस तरह का ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद आते हैं मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर जो है रजिस्टर्ड सेबी एक्ट के हिसाब से होते हैं और ये बहुत बड़े बैंकर होते हैं एक तरीके से, इनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है और ये एक तरह की सर्विसेज ज़्यादातर प्रोवाइड कराते हैं आईपीओ रिलेटेड में। जब कोई आईपीओ आना होता है तो मर्चेंट बैंकर का बहुत बड़ा रोल होता है। और आप कोई जब आईपीओ रिपोर्ट देखोगे तो उसमें मेंशन होता है कि ये आईपीओ कौन से रजिस्ट्रार से आ रहा है, ब्रोकर बैंकर से कौन है उनके। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि कौन है आईपीओ ला रहा है, ये भी कहीं ना कहीं मैटर करता है कि कौन। बहुत अच्छे अच्छे जो मर्चेंट बैंकर है वो जब आईपीओ लाते हैं तो एक ट्रस्ट जनरेट होता है। तो मर्चेंट बैंकर का रोल बेसिकली होता है जो आईपीओ जब लाते हैं तो किस तरह से उसको लाना है उनको आईपीओ को, उसमें उनका काम होता है। मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि मर्चेंट बैंकर्स रजिस्ट्रार कहाँ पे मेंशन होते हैं। उसके बाद आते हैं अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स भी काइंड ऑफ मर्चेंट बैंकर्स ही होते हैं, बट इनकी एक और स्पेशल सर्विसेज होती है। ये दो टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, हार्ड राइटिंग एंड सॉफ्ट राइटिंग। हार्ड राइटिंग में क्या है कि ये पहले से ही फिक्स होता है कि नहीं ये करना ही करना है, कि पहले से ही बोल दिया अगर आपका आईपीओ नहीं सब्सक्राइब हुआ तो हम ले लेंगे। सॉफ्ट राइटिंग में क्या है कि आईपीओ आने के बाद अगर कोई सॉफ्ट है, एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन से, कह तो दिया कि हाँ हम ठीक है ले लेंगे, बट अगर कोई अनसर्टेनिटी आ रही है तो वो नहीं भी लेंगे। तो अंडर राइटर्स का काम होता है कि आईपीओ को बचाना, उसकी अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। उसके बाद आता है इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, ये डोमेस्टिक भी हो सकते हैं, फॉरेन भी हो सकते हैं इंस्टीट्यूशनल जो पार्टिसिपेंट्स हैं। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हो गया। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या करते हैं, जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो अपने आप को सेबी से रजिस्टर करा लेते हैं और उसके बाद वो इंडिया की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। पी नोट पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं, क्योंकि ये जो प्रोसेस है सेबी से रजिस्टर कराने वाला फॉरेन पोर्टफोलियो का, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। तो पी नोट्स क्या करते हैं, उन फर्म्स से जो रजिस्टर्ड हैं ऑलरेडी सेबी में, उनसे ही एक नोट ले लेते हैं जिसको नाम होता है पी नोट। ये कोई मान लीजिए एफपीआई है, उसने पी नोट निकाल दिया, सेबी से रजिस्टर्ड है, और वो जो पी नोट है वो कोई दूसरा इन्वेस्टर ले लेगा। तो उनको इस प्रोसेस से नहीं जाना पड़ेगा कि सेबी से रजिस्टर कराना है, क्योंकि उनको इतनी फॉर्मेलिटीज़ करने की ज़रूरत नहीं। तो एक क्विक प्रोसेस है, उसको पी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। फिर आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स तो पता ही है आपको, इन्वेस्ट द पूल मनी इन स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ में जो इन्वेस्ट करते हैं वो म्यूचुअल फंड्स हो गए। इसमें फंड मैनेजर का काम होता है कि पूरा फंड को मैनेज करना और उससे प्रॉफिट जनरेट करना। उसके बाद आ गए इंश्योरेंस कंपनीज़। इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास बहुत बड़ा फंड होता है। इंश्योरेंस कंपनीज़ का फ़ायदा क्या है कि 10,000 लोगों ने इंश्योरेंस लिया, अब क्लेम सिर्फ 10 ही लोग कर रहे हैं, तो जो 9,990 लोग हैं उनका जो फंड है कॉर्पोरेट फंड, वो बहुत बड़ा होता है। उसको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ के पास बहुत फंड होता है। तो ये हो गया एक। पेंशन फंड्स रिटायरमेंट फंड्स जो होता है, पीएफ एम्प्लॉयज़ का कटता है, पेंशन फंड भी है एक इसी तरह का। उसके बाद वेंचर कैपिटल फंड हो गया। वेंचर कैपिटल बहुत बड़े
मार्केट प्लेयर होते हैं जिनके पास जो म्यूचुअल फंड्स और बहुत से एंटरप्राइजेस में जो नई वो मतलब लॉन्ग टर्म्स में देखते हैं कि लॉन्ग टर्म पिक्चर क्या है, बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट उन्हें करना होता है, शॉर्ट क्विक अभी मतलब एज अ मूवमेंट को देख के इन्वेस्ट नहीं करता है। वेंचर कैपिटल ज़्यादा स्टार्टअप्स वगैरह में भी इन्वेस्ट करते हैं जो कि अर्ली स्टेज के होते हैं। शार्क टैंक आजकल फेमस, आप देखोगे कि वहाँ पे वीसीज बैठते हैं। प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, ये भी बहुत बड़ी फर्म्स हैं, और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स जो हैं वो बहुत स्पेशल गेम खेलती हैं। यूएस मार्केट में है एक बहुत से केसेस ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं कि कोई कंपनी है उनको बाय कर लिया, उनके शेयर्स बहुत ज़्यादा बाय कर लिए, तो मान लीजिए 10% स्टेक उन्होंने बाय कर लिए किसी कंपनी के, और उसके 60% स्टेक्स बाहर थे, तो 10% स्टेक्स उनके ही आ गए 60 में से। अब 10% स्टेक्स या बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में आने के बाद उस कंपनी को प्राइवेट कर देंगे 10%, और मैनेजमेंट के थ्रू और बहुत सारी चीज़ें करके उसको और वैल्यूएबल बना देते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी फर्म्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक कंपनी है यूके की, वर्जिन, उसके बारे में आप पढ़ोगे उन्होंने किस तरह इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया था। हेज फंड्स नाम से हेजिंग का है, बट हेज फंड्स होते हैं बहुत बड़े फंड्स, और ये बहुत बड़ा रिटर्न जनरेट करने के काम आते हैं। और हेज फंड की खासियत ये है कि हेज फंड्स में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फंड्स में क्या है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं कि कहाँ पे पैसा लगाएं जिससे वो पैसा और ग्रो करे। हेज फंड्स में आप सेलिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग टाइप की चीज़ें भी होती हैं, क्योंकि उनका अल्टीमेट गोल लॉन्ग टर्म पिक्चर देख के इन्वेस्ट करना ये नहीं है, उनका है कि कंटिन्यूस इनकम आनी चाहिए और ज़्यादा इनकम आनी चाहिए, वो होते हैं हेज फंड्स। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हो गए उसके बाद। सो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स भी एक तरह के फंड्स होते हैं रियल इस्टेट्स प्राइवेट कंपनीज के लिए, बट ये कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, जैसे कि फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, एफडीज़, इन सबों से नहीं ये इनकम जनरेट करते हैं। इनका भी इनकम जनरेट करने के अलग तरीके से करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स करती हैं। उसके बाद एक कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी टी, ये बस इन्होंने इसको क्लासीफाई कर दिया, जो हमने ऊपर पढ़ा है उसको क्लासीफाई कर दिया है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो कैटेगरी ए में आएगा, जो हेड फंड्स हैं, पीआईपी फंड्स है वो कैटेगरी 2 में आएंगे, कैटेगरी 3 में आएंगे, कैटेगरी 3 आईएफ, कैटेगरी 2 एआईएफ में जो है वो रियल इस्टेट फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स आएंगे। बस इसको कैटेगराइज किया और इसमें कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हो गया आपका कि फंड मैनेजर आपका या इन्वेस्टमेंट एडवाइस कर रहा है, जैसे कि आजकल आपको अगर अपना फंड है आपके पास, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना ही है कि कैसे मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपसे पूछेगा कि आपके गोल्स क्या हैं, पर्पस क्या है, और उसके आपसे एक वो आपको प्लान दे देगा कि आपको कार लेनी है, तो उसके लिए आपको बता दिया कि हाँ इतने साल तक इतना इन्वेस्ट करोगे तो 3 साल में आप कार ले लोगे, आपकी हो जाएगी कार। तो ये इनके काम होते हैं। ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें हर एम्प्लॉय का 12% कटता है एम्प्लॉय की सैलरी से और एम्प्लॉयर की सैलरी से, फिर वो जाके एक बहुत बड़ा फंड बन जाता है। लेकिन इसमें यह है कि जो एम्प्लॉय होता है उसके पास ये नहीं होता ऑप्शन कि वो ये बता सके कि कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। बस इसका ये एक ड्रॉबैक है, बट ईपीएफ फंड्स अदरवाइज ओके है। उसके बाद है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम्स में लगाते हैं। तो ये होता क्या है कि आपने 60 साल नौकरी की, पेंशन सब हर जॉब से हट चुकी है, लेकिन पेंशन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था और ये बहुत लाइक किया जाता था पहले भी, और अभी भी लोग चाहते हैं कि पेंशन चलनी चाहिए। तो एनपीएस क्या है कि आपका फ़ंड इकट्ठा हो गया, उस फंड से आपको अब पेंशन मिलेगी, आप कितनी चाहते हो, 50 के, 60 के, और जो बाकी फंड है वो इन्वेस्टेड रहेगा, वो है एनपीएस। उसके बाद फैमिली ऑफिसेस। सो फैमिली ऑफिसेस जो है वो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ के फंड्स मैनेज करने के लिए काम आते हैं, उनकी जो जितनी भी फाइलिंग वगैरह हो रही हैं, जो बहुत बड़ी कॉर्पोरेट रिच फैमिलीज़ हैं वो हो गई, कॉर्पोरेट ट्रेजरीज़ हो गई, बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ के कॉर्पोरेट अकाउंट हैं। अगर आप देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े इंडिया में ही अगर देखें बहुत बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज़ हैं, इन्फोसिस, टीसीएस,
तो इनके भी अकाउंट्स होंगे, मुझे नहीं पता, बट ये भी कहीं ना कहीं हो सकता है इनकी सेपरेट ट्रेजरी टीम हो जो कि सारा कुछ मेंटेन करती हो। तो अगर वो करेगी तो कॉर्पोरेट ट्रेजरीज ही करेंगी। उसके बाद रिटेल पार्टिसिपेंट जो हम आ गए, नॉर्मल जनरल रिटेलर्स, फिर अल्ट्रा हाई नेटवर्थ रिटेलर्स। उसके बाद है प्रॉक्सी एडवाइजर सर्विसेज फर्म। तो ये क्या करते हैं कि एक्सरसाइज द राइट ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग ओके एंड ऐड द वैल्यू ऑफ देम एनालाइज। ओके, तो किसी कंपनी या की जब वोटिंग वगैरह होती है तो ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ इस कंपनी में आपको क्या फ़ैसले लेने चाहिए। पब्लिक ऑफरिंग वोटिंग रिकमेंडेशन देते हैं प्रॉक्सी एडवाइजरी सर्विसेज फ्रॉम।